मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंकित दुबे, उत्तम अग्रवाल, लवी यादव, कोमल, विशाल, जैकी पर्णवाल, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सेशन का क्वेश्चन आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी। कहता है बिना किसी डब्बे के कि एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर रहती है। कहता है जब हम किसी भाप इंजन में 1 मिनट बाद लगाएंगे तो स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। कोई इंजन मॉपेड बनी बनेगी तो स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है क्या इंजन की गति में कमी, इंजन की गति में कमी, अभी ऊपर की चीज हटा दो, यहां से इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। जिस लाइन को लाइन कहते हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स अटैच्ड। यानी वो ये कह रहा है कि किसी ट्रेन में जो आप डब्बे जोड़ते हैं इंजन पे, उन डब्बों की जो संख्या होगी उनके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में होगा उसकी स्पीड में कमी। यानी डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स। ऐसा मैंने सवाल किया। पहली लाइन ध्यान से पढ़िए, जो मैंने लाइन की मतलब पहले पढ़ा तो फिर आगे बढ़ा, पहले लाइन ध्यान से। अब ये बात क्या कि डिक्रीज इन स्पीड जो है प्रोपोर्शनल होगा इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। कहता है अगर हम ट्रेन में 1 मिनट बना जोड़े तो स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। अब अगली लाइन में कह रहा है 4 वैगन्स आर अटैच्ड विद इंजन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है अगर हम 4 डब्बे जोड़ देते हैं, कितने नंबर ऑफ डब्बों की संख्या, अगर हम 4 डब्बे जोड़ देते हैं तो कहता है स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर रहती है। आप कहेंगे सर हमारे यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड है वो डिक्रीज इन स्पीड है, तो मेरे एक बात कोई भी डब्बा जोड़ दो स्पीड नहीं होगी 24 और 4 डब्बे जोड़ दो स्पीड नहीं होगी 20, इसका स्पीड कमी नहीं हुई 4, इसका मतलब डिक्रीज इन स्पीड जो 4 है। 4 का फॉर्मूला मेरे तो 2 से काट दो तो की जो वैल्यू है वो मेरे तो की वैल्यू मेरे तो आपने सेकंड में अब यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं जो हाईलाइट करना है तो क्या याद कीजिए यदि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है, तो क्या बताओ ये इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स व्हिच आर अटैच्ड विद इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। मतलब क्या है भाई ये बताओ कि इस इंजन के साथ अधिकतम कितने डब्बे जोड़े, मैक्सिमम कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं जो ये इंजन कैरी कर लेगा। तो आपने चीज नोटिस की, तो नोटिस किया आपने ये सर अगर ये ट्रेन है, अगर ये ट्रेन है और ये ट्रेन पटरी पे चल रही है, बड़े ध्यान से समझना, और ये ट्रेन का इंजन है, भाई समझना बहुत ध्यान लगाना, ये ट्रेन का इंजन है। तो हो क्या है जैसे जैसे साथ अटैच करेंगे डब्बे, जैसे जैसे साथ अटैच करेंगे डब्बे, एक डब्बा अटैच किया, दूसरा डब्बा अटैच किया है ना, तीसरा डब्बा अटैच किया, चौथा डब्बा अटैच किया, तो जितने डब्बे आपस में जोड़ते जाएंगे होगा यही कि जितने जितने डब्बे जोड़ोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितने डब्बे जोड़ोगे स्पीड उतनी खींची जाएगी। आपने बिल्कुल जितने डब्बे जोड़ोगे स्पीड उतनी खींची जाएगी, बिल्कुल ये है इंजन, जितने डब्बे जोड़ोगे उतनी स्पीड खींची जाएगी। तो क्या है बताओ मैक्सिमम स्पीड के साथ कितने डब्बे जोड़ सकते हैं, इंजन के साथ कितने डब्बे जोड़े कि ये ट्रेन चलती है। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम एक डब्बे जोड़ेंगे तभी ट्रेन चलेगी, कोई ट्रेन चलेगी। अगर ऐसे होता तो हम एक ट्रेन जाते पूरे भारत और लाखों डब्बे जोड़ते तो स्पीड आपने संभव नहीं, क्योंकि इंजन है उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, डब्बे खींच पाएगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि यार जो डिक्रीज हो रहा है स्पीड में वो किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स की स्पीड कितने डब्बे जोड़ते हैं। अब कहते हैं मैक्सिमम कितने डब्बे हम इसके साथ लगाएं कि ट्रेन चलती है। तो मेरे ऐसा सवाल में ये निकालना है कितने डब्बे लगाने हैं, कौन सा डब्बा लगाते हैं, कौन सा नंबर का डब्बा यानी वैगन लगाते ही इंजन रुक जाएगा, रुक जाएगा। हम ये चेक करना है कि कौन सा डब्बा लगाते हैं इंजन रुक जाएगा। जैसे आदमी वेट लिफ्टर है वो वेट उठाता है, अच्छा 10 किलो का उठाएगा, 12 किलो का और उठाएगा, 50 किलो का उठाएगा, अब उसमें 5 किलो और बढ़ा देते हैं, 4 किलो और बढ़ा देते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एक टाइम के बाद जो हाथ से और बढ़ाते रहते हैं, एक के बाद यानी वो भाई पाएगा। सेम यही कहानी हमें नीचे चेक करनी है। तो जो लास्ट प्लेट हम उसकी रोड में लगाएंगे जिससे हाथ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जब लास्ट प्लेट नहीं लगती तो हाथ ऊपर था, जैसे लगाई नीचे हो गया। तो ऐसे ही हम लोग देखना कौन सा डब्बा जोड़ते हैं ट्रेन का इंजन रुक गया, तो जो आखिरी डब्बा जोड़ा उससे पहले कितने डब्बे थे, इसका मतलब वो लगा देते ट्रेन चलती रहती, ये वाला डब्बा जोड़ते ट्रेन रुक गई। ये सवाल का बेसिक है। आओ तो हमें देखना है ट्रेन कितनी देर में रुक जाएगी, कितने डब्बे जोड़ते ट्रेन की वैल्यू दो और डब्बा हमें निकालना है। तो एक बात ट्रेन की स्पीड कितनी है सर 24, कोई डब्बा हमें करना है, हमें स्पीड जीवन हमें चेक करना है कौन सा डब्बा लगाते ट्रेन रुक जाएगी। तो 24 से जीरो लेकर आना है, कितनी किलोमीटर 24 किलोमीटर दो नंबर ऑफ कितने डब्बा दो डब्बा 24 मेरे डब्बा बराबर दोनों साइड से डब्बा 144 यानी मेरे 144 डब्बा जैसे ही मैं जोड़ूंगा 44 डब्बा जैसे मैं जोड़ूंगा तो इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी साइकिल नहीं रहेंगे नहीं, यानी 145 डब्बा तक लगा था, 45 डब्बा तक लगा था, तब तक ये ट्रेन धीरे 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 जैसे मैंने 144 डब्बा लगाया ये ट्रेन बैठ गई, यानी रुक गई। तो यही सवाल पूछा है मैक्सिमम कितने डब्बे लगा सकते हैं जिससे इंजन कैरी कर पाए। तो मेरे 144 नहीं 145 डब्बे लगाने तक इंजन कैरी करेगा, उसके बाद ट्रेन पार हो जाएगा, है ना, उसका मेरे इंजन रुक जाएगा। ये मेरे सवाल की कहानी है, अगर आपको समझ आई मजा आया तो बताइए। देखिए भाई सवाल में वर्ताकार डिस्क का वजन सर्कुलर प्लेट होती है, कहता है सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इट्स थिकनेस। तो मेरे रेडियस को हम 8 डिनोट कर लेंगे, आप मेरा ओके और थिकनेस को सर थिकनेस को मेरे जो हम 30 डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क जो वेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेदर द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस का स्क्वायर इनटू थिकनेस। बहुत शानदार शानदार। तो इक्वेट करना होगा मेरे तो आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू इनटू r स्क्वायर इनटू t। अब यहाँ दो प्लेट है, एक प्लेट नहीं है, क्या मेरे दो प्लेट है, तो क्या दोनों ही प्लेटों की रेडियस का रेशियो निकाल के बताइए, रेडियस का रेशियो बताइए। तो पहले वाली रेडियस मान लो होगी तो दूसरे वाली मान लो। तो मेरे एक बात बताना, अगर मैं आपसे यही बात पूछूं इनकी रेडियस का रेशियो निकालना होता है तरीका होगा w k/t बन जाएगा k/t। यानी अगर मुझे उनकी रेडियस का रेशियो निकालना होगा तो पहले वाली प्लेट का वेट ले लो, पहले वाली प्लेट की थिकनेस ले लो इनटू k कर दो, तो ये आएगा पहले वाली रेडियस का ऐसे दूसरे वाली प्लेट ले लो, दूसरे वाली थिकनेस ले लो, दूसरे वाली रेडियस। अब हमें सवाल में कहा कि इसमें दोनों की मोटाई का मतलब दो एक जैसी मोटाई 16 9 के अनुपात है, कहता है थिकनेस जो है ना वो 16 अनुपात 9 के अनुपात है, ठीक है। और कहते हैं कि वेट है तो पहले का वजन दूसरे का वजन से 4 गुना, तो दूसरे का वेट 1 है तो पहले का वेट होगा 4, ये बात सही। तो इनके तर्जुमा पर बताइए। तो मेरे नंबर सवाल में कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो ये वाला r1 है, ये वाला r2, ये पहले वाली रेडियस है, दूसरी रेडियस निकालनी है, यानी इनकी रेडियस का रेशियो मुझे निकालना है। तो आप जानते हैं r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इनकी स्क्वायर का रेशियो निकाल दूंगा तो आएगा वेट कितना 16 बटे नहीं वेट कितना 4, दूसरे कैंसिल देता हूं, वेट 4 बटे थिकनेस 16 इनटू ये रेडियस का रेशियो है, वेट 1 थिकनेस 9 तो इनटू। अब किसी में बच्चे क्या कर जाएगा 4 से 4 कर जाएगा, ये 1/4 आया, ये 1/9 आया, यानी इनकी रेडियस स्क्वायर का रेशियो है। आप जानते हैं 9 बटे 4 बटे 9 4 है, तो रेडियस स्क्वायर का रेशियो 9 है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा वर्गमूल 3 अनुपात। और यही मेरा सवाल आंसर है कि रेडियस का रेशियो 3 अनुपात होगा। उसने कहा कि जो वेट है उस सीरीज का उस का वो रेडियस के स्क्वायर टाइम के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में। तो मैंने उनसे पूछा रेडियस का रेशियो, मैंने आपसे वैल्यू निकाली, वो भी w हमने निकाल दी। अब ये टाइम है ना, ये थिकनेस है, ये वेट है, तो इनकी रेडियस का स्क्वायर रेशियो क्या होगा ये वाला, तो रेडियस का रेशियो होगा 3 अनुपात, ठीक है। आइए देखिए बच्चे सवाल में कह रहा है 2 क्यूब जानते हो घन, तो 2 घन दिया सवाल में, जैसे ये मेरे क्यूब है, ये क्या है क्यूब, आपने कहा क्यूब है, हम मानते हैं बात को क्यूब। कहानी आप कहना चाह रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूं क्यूब की साइड साइड बराबर होती है, अगर ये साइड ऐसे होती है, साइड साइड ऐसे होगी, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। आपने ओके रिपोर्ट है, मानते हैं बात को, मानते हो सवाल करो। कहता है वेट ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, कहता है घन का वजन उसकी आयतन, कहता है वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी, मतलब डेंसिटी प्रोडक्ट और वॉल्यूम का मतलब मेरे क्या साइड का क्यूब। अब आखिर में मुझसे क्या पूछा व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो एज इज ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब, तो दोनों ही घनों के किनारों की लेंथ का अनुपात बताना है, मतलब साइड लेंथ बतानी है। तो मेरे ये वेट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इनटू साइड का क्यूब अपॉन इनटू डेंसिटी, तो साइड का क्यूब निकालोगे ये आ जाएगा वेट अपॉन k इनटू d। आपने किया अब दोनों की साइड अलग होगी, तो ये पहला क्यूब लेते हैं दूसरा क्यूब लेते हैं, तो उनकी
किस साइड की क्यों निकालना है तो पहले वाली साइड आएगी कितनी का वेट, पहले वाले का वेट अपॉन में k इनटू पहले वाली डेंसिटी, दूसरे वाले का वेट अपॉन में k इनटू दूसरे वाली डेंसिटी। मजे की बात ये होगी भाई कि हमेशा ही k कट जाना है, इसकी जरूरत नहीं। अब सवाल में कह रहा है पहले क्यों और दूसरे क्यों, कि जो डेंसिटी है वो 27 होगा, तो पहले वाली डेंसिटी 27 है तो दूसरी डेंसिटी 16 और कह रहा है वेट ऑफ द फर्स्ट, वेट ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ द सेकंड, पहले का वेट दूसरे का 4 टाइम्स, यानी दूसरे का वेट का ये वेट है। ऐसा मैंने सवाल किया तो मेरे रेशो निकालेंगे 16 64 तो साइड का क्यूब जो आएगा वो आएगा 64 27 64 तो साइड का क्यूब ये है तो साइड का क्यूब 64 का क्यूब 4 27 का क्यूब मेरे ने यही सवाल पूछा कि साइड की लेंथ होगा तो वो मेरे 4:3। देखिए भाई सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत प्यारा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। पहले हिंदी इंग्लिश में समझना वहीं से बता देता है। चलिए सवाल में कहता था फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्किडिंग, कार को फिसलने से बचाने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, जो फोर्स हमें चाहिए वो किसी मोड़ पे डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द कार, वो कहता है वेट ऑफ द कार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर स्पीड और इसकी स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फोर्स है वो इसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द कार, और कहता है कार की जो रेडियस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है फोर्स 1 अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, नहीं तो इनवर्सली विद रेडियस सॉरी सिर्फ रेडियस। अब मेरे क्वेश्चन कहता था फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए कार वेरीज डायरेक्टली विद द वेट ऑफ द कार, कार का वेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड और इसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली विद रेडियस ऑफ द कार, कार की जो रेडियस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ध्यान दोगे तो हम इस पूरी कहानी को लिख सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट इनटू स्पीड का बड़े रेडियस। ये आप कितना अच्छे से समझ में आता है, अगर आप समझ गए तो आगे कहीं चले जाए। आपने ठीक है कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं इनटू वेट इनटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब मेरे बच्चे होगा क्या कि आपको वैल्यू देखिए उसकी की वैल्यू निकालना है, नेक्स्ट केस में की वैल्यू आपके पास आएगी, इन चारों में से कोई एक निकालेगा, तो यहां से अगर मैं की वैल्यू निकालूंगा तो वाली f इनटू r अपॉन w इनटू s। आपने ठीक है अब पहले लेंथ है सपोज दिस फोर्स, तेरा फोर्स की वैल्यू 125 इज रिक्वायर्ड टू कीप 2750 पाउंड कार का वेट 2750 पाउंड होनी चाहिए। ट्रैवलिंग स्पीड 35 मील पर आवर, स्पीड 35 मील पर आवर तो 35 ओवर नहीं 35 फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए कार ऑफ रेडियस 550 फीट, कहता है कि जो रेडियस है वो 550 फीट। पहले इतनी बात समझ में आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी और वो ये कि स्पीड जो है ना वो है मील पर आवर में, रेडियस फीट में, ये तो फोर्स है ये पाउंड मतलब वेट किस वैल्यू को दिया जाता है नहीं, तो सर इनको सिंपल करना मील पर फीट बनाओ या फीट को मील बनाओ, आपको इनका फीट को मील कैसे बनाना है, लेट्स से m से भाग देते हैं तो ये बन जाएगा मील पर आवर, आपको यूनिट नहीं पता है नहीं मानेगा। अब अगले लाइन में क्या है क्या कि हाउ मच पाउंड फोर्स इज देन रिक्वायर्ड, कहता है कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपसे f की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, k की वैल्यू वाली 6125 बटे गुना में 550 2750 गुना 35 गुना 35 भाई हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी ना तो k की वैल्यू इनटू करेंगे वेट का ना इनटू वेट, तो कहता है हाउ मच पाउंड फोर्स इज देन रिक्वायर्ड टू कीप ए 3600 पाउंड तो कार का वेट 3600 पाउंड तो इनटू 3600 बहुत बढ़िया। अब 3600 पाउंड का ट्रैवलिंग स्पीड 50 मील पर आवर, स्पीड देखिए 50 मील पर आवर, स्पीड करेंगे 50 50 फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए कार ऑफ रेडियस 750 फीट, और कहता है रेडियस है 750 फीट तो रेडियस है 750 फीट, तो मेरे फोर्स हमसे पूछता है की वैल्यू निकालनी है, वेट दिया 3600 स्पीड 50 कर दिया रेडियस 750 फीट। अब इसे मेरे में कैलकुलेट करना है, हाउ समझते हैं कैलकुलेशन कैसे आपको इनसे निकालने की सवाल वेरीफाई करें क्या मजबूरी है। अब करना मेरे हमेशा ऐसे होगा कि भैया फीट है, अगर मैं इसे मील में बदलूंगा किसी भाग में उसी भाग में कट जाना था, है ना। अब हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके देखना कितना आसानी से सवाल टूटा है। देखो 2 जीरो एक और 1 2 जीरो से 2 जीरो ठीक है। अब मेरे 25 से निकालते हैं 25 दूनी 50 25 75 बिल्कुल ठीक है, 25 से लेता है 25 दूनी 50 25 11 275 बिल्कुल ठीक है, 11 से लेता है 11 55 50 बहुत बढ़िया। अब मेरे 5 7 35 5 7 35 5 5 25 25 काट दो बहुत बढ़िया। अब ये वैल्यू बची है इनको हमें काटना है 3 से काटना है, हम इसे डिजिटल समझ कर सकते हैं या यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मेरे जो हमारे पास ये चीज बची हुई है तो 3 था 25 3 से काट दिया हमने 12 ठीक है। अब बचा 7 तो भाई 7 से काटेंगे तो कट रहा 7 7 7 8 56 बचा मेरे जो 5 7 7 49 बचा कितना 3 7 35 7 से काटेंगे 7 7 7 14 7 35 तो मेरे जो मेरी फोर्स निकल के आई 125 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है मेरे 8 गुना 12 अब जानते 125 गुना होता है कितना 1000 और 1000 को 12 से गुना करोगे मेरे जो फोर्स लगी 12000 फोर्स निकल गई मेरे जो 12000 यही आपसे सवाल पूछा है। आप इनसे सिग्नल कैसे होगा मेरे मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन क्या करें पेपर में आया सवाल है ना, पेपर में आया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को निकालना हमें एटलीस्ट आना चाहिए भाई। बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा सवाल जब भी आता है तो 25 में से 24 सवाल बिल्कुल अलग एक सवाल कैलकुलेट करेगा तो इसको समझने में दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब चीजें कैलकुलेट करेंगे तो होगा ना क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे ये जो सवाल है ये मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सीख मिलेगा या उसकी जरूरत नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि जब भी आप कॉलेज पे जाएंगे तो कुछ खर्चा तो फिक्स होगा, अब कुछ खर्चा भी लगेगा पर पर्सन। तो मान लेते हैं यार जो फिक्स खर्चा है जो फिक्स एक्सपेंस है वो है मेरा जो f रुपए, यानी एक आदमी जाएगा तब भी f रुपए खर्चा आएगा, 100 आदमी जाएगा तब भी f तो आएगा और बाकी जो खर्चा वो वेरिएबल है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं x रुपए हर आदमी का खर्चा लगेगा x रुपए पर पर्सन। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा ताजमहल देखेंगे तो ये बाकी 5000 रुपए टैक्स लगेगा गवर्नमेंट का टैक्स ठीक है जी, यानी आप एक स्कूल बस से गए तो स्कूल बस से जब जाओगे मान लीजिए स्कूल बस से आप आगरा ताजमहल देखने जाओगे तो 5000 रुपए टोल टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा और या 5000 रुपए का ही खर्च हो जाएगा 5000 रुपए खर्च हो गए यानी 10000 रुपए तो लगेंगे। अब आप इस बस को खाली ले जाओ या एक आदमी बैठाओ या दो आदमी बैठाओ तो हम 10 आदमी जाते हैं तो भाई होगा क्या आगरा में जब जाओगे तो ताजमहल की टिकट होगी, एक आदमी की टिकट मतलब 5 रुपए, एक आदमी जाओगे तो 5 रुपए का 10,500 खर्च आएगा, एक आदमी जाएगा तो 10,500 रुपए वहीं अगर 20 आदमी जा रहे हैं तो आगरा की टिकट 5 तो 20 100 ये 10 तुम कहते 10,000 100 रुपए खर्च आएगा 20 आदमी। अगर मैं कहूं 1000 आदमी जा रहे हैं तो 1000 आदमी 5 रुपए की टिकट 5 आदमी 10,000 यानी 50,000 रुपए खर्च आएगा भाई 1000 आदमी जाएगा 1000 आदमी जा रहे हैं एक आदमी से कितना खर्चा 15 रुपए आदमी जैसे पहले टोटल खर्चा 50,000 यानी 5 खर्चा इसी तरह से सवाल आएगा भैया अगर 15 आदमी जाते हैं कितना आदमी 15 आदमी जाते हैं तो खर्चा कितना आएगा तो 15 आदमी फिक्स वाला प्लस में हर पर्सन टैक्स 15 आदमी तो कहता है पर हेड 400 रुपए 400 रुपए पर हेड आएगा तो 15 रुपए टोटल खर्चा कितना बचेगा। अब कहता है 30 आदमी जाए तो फिक्स तो है 30 आदमी का 30 तो कहता है पर हेड खर्चा 300 रुपए आता है तो 300 रुपए पर हेड आ रहा है तो 30 आदमी कितना होगा ना खर्चा आएगा। अगली चीज अब ये मेरे दोस्त इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए माइनस कर लेते हैं तो कट जाएगा 30 से 15 का 15 और इनों में चाहिए 3000 तो अब ध्यान रखिए दोस्तों अब मेरे पास 15 की वैल्यू 3000 है तो 15 की वैल्यू 3000 तो सोचिए 3000 हो जाएगा माइनस 7 से 3000 फिक्स कितना 3000। अब सवाल में कह रहा है 75 आदमी जाएंगे खर्चा कितना आएगा तो देखो 75 आदमी जाएंगे 75 आदमी जाएंगे तो भैया तो फिक्स होगी प्लस में x रुपए हर आदमी का 75 आदमी का चाहिए तो फिक्स हो जाएगी 3000 रुपए हां जी और बाबू पर आदमी का खर्चा कितना है 200 रुपए तो 200 गुना 75 आपने ओके अब क्या करनी है अब कहानी मेरे जो यहां पे ये है तो क्या टोटल कॉस्ट कितनी है तो टोटल कॉस्ट निकालो तो 3000 खर्चा यहां आ गया और 75 150 खर्चा 15000 खर्चा 18000 तो कुल मिलाकर खर्चा पूरी रिटर्न मेरे जो 18000 लेकिन पर हेड खर्चा कितना है तो भैया 18000 रुपए कितने आदमी घूमते हैं आगे 75 आदमी तो एक आदमी से आया 240 रुपए आपने कहा ओके यानी 240 रुपए पर हेड खर्चा आ गया। जैसे कैलकुलेशन करनी आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं 200 रुपए तो पर मेंबर की कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट है ना यानी समझो आगे ताजमहल की टिकट 200 रुपए लेकिन फिक्स खर्चा कितना 3000 तो 3000 को तो 75 लोगों में बांटोगे और आदमी से कितना है जब बांटोगे मेरे क्या 40 यानी 40 रुपए पर हेड फिक्स वाले में खर्चा पड़ेगा और 200 रुपए यहां तो 240 रुपए पर हेड खर्चा बचा ये मेरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। अब आते हैं मेरे जो टाइप है मिक्स रेशियो देखिए यहां है क्या यहां हम दो रेशियो को यानी दो मिक्सर को
टी वाले मिक्सचर को मिक्स करना सीखेंगे, वो मिक्स करना सीखेंगे। मतलब जैसे मैं आपको कहूँ कि पहला बटन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो देखा है, दूसरा बटन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो देखा है, और फिर मैं आपको कहूँगा कि यार 2:3 की रेशियो में या 1:1 की रेशियो में मिला है। तो मुझे लगता है कि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब ये सीधे सॉल्व कहते हैं 2 बटन है उनमें 2 पानी का अनुपात 7 अनुपात 7 अगर दोनों बटनों को 1:1 में मिलाया जाए, अगर दोनों बटनों को मिला दिया जाए 1:1 में, देखिए 1:1 में मिलाएगा मतलब जितनी क्वांटिटी पहले से लिया उतनी क्वांटिटी दूसरे से लिया। तो मेरे जो पहला बटन है अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो ये पहला बटन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 7:5, दूसरा बटन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 7:9। बिल्कुल तो नए मिश्रण में 2 पानी का अनुपात करना क्या होगा? अब मेरी एक बात समझना 7 और 5 भाई 7 अनुपात 5 में एक बार दूसरे बटन में 7 अनुपात है दोनों बटनों में जो क्वांटिटी है वो 1:1 की रेशियो है। यानी हम यहाँ से x लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ से हम x लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं तो यहाँ से जितनी मात्रा उतनी मात्रा यहाँ से तो इस x लीटर में अगर हम यहाँ से निकाल लें इस बटन से तो उसमें 2 पानी का 7 अनुपात 5 दूध कितना होगा x 7 7 पानी का 7 पानी होगा x 5 यहाँ इस x लीटर में कितना होगा तो x 7 9 7 16 x 9 16। अब मेरे ध्यान देना ये पानी ये दूध अब पहले बटन में जो मिल्क है वो होगा 7x/12 और दूसरे बटन से जो मिल्क ले रहे हैं वो है 7x/16। पहले बटन से जो पानी लिया x लीटर में वो है 5x/12 जबकि दूसरे बटन से पानी लिया वो 1/16। भाई दोनों से 1:1 में मिक्स करना है 1:1 का ये हुआ ये जितनी मात्रा यहाँ से कर रहे हैं उतनी मात्रा यहाँ से कर रहे हैं। दो बटन पहले में 7 था दूसरे में 7 था कहता जितनी मात्रा पहले से निकाली दूसरे नए बटन में तो नए बटन में क्या होगा तो पहले से मिल्क पानी दूसरे से मिल्क पहले से पानी दूसरे से पानी ऐसे में मेरे 12 16 48 12 48 तो यह 4 3 7 7 49 यह मेरे 49 यहाँ मेरे 12 48 तो यहाँ 3 12 48 4 20 16 48 29 47 27 27 अब मेरे बात ध्यान से 48 48 का x है तो जो रेशियो है मेरे भाई 49/47 49:47 तो मेरे आपका सही उत्तर होगा 49/47 सही आंसर होगा मेरे 49/47। हां जी यानी कि नया बटन बनाओ उसमें रेशियो 49:47। अब इसे सोल्व कैसे करें या पेपर में ऐसे सोल्व कैसे करें? देखिए हम बात कर रहे हैं दो मिश्रणों को मिलाने की यानी बटन इसमें पड़ता दूसरे में पड़ता रेशियो अलग है इनको हमें मिलाना है। तो मैं ऐसे कहूं भैया पहले बटन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 पहले बटन में और जो दूसरा बटन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 कह रहा है कि दोनों को मिक्स करिए इस रेशियो में रेशियो 1:1 रेशियो दोनों को मिलाना है 1:1 के अंदर। अगर मेरे हम दोनों को 1:1 में मिलाना चाहते हैं बात का सीधा ये हुआ कि दोनों जगह जो अमाउंट क्वांटिटी उसी है यानी जितनी मात्रा यहां से लें उतनी मात्रा यहां से तो छोटी बात समझना भाई पहले बटन में ध्यान दें तो मिल्क 7 पानी 5 टोटल मात्रा कितनी हुई 12 दूसरे बटन में मिल्क 7 पानी टोटल मात्रा कितनी हुई 16 आपने ओके पूरा। अब मेरे ध्यान दें 12 और 16 का एलसीएम क्या है भाई 48 बिल्कुल मैंने सवाल में कहा दोनों जगह सेम मात्रा यहां से कितनी मात्रा उतनी मात्रा तो दोनों सेम मात्रा कैसे एलसीएम 12 48 48 बनाने की किसी मात्रा 4 16 48 बनाने की किसी मात्रा 3 से इधर 3 से क्या इधर 3 से क्या इधर 4 से क्या इधर 4 से क्या यानी पहले बटन में मिल्क 28 मिनट है तो पानी है 20 मिनट दूसरे बटन में मिल्क 21 मिनट है तो पानी है 27 मिनट। अब अगर ध्यान दोगे तो हम यहाँ से भी 48 मिनट मात्रा ले रहे हैं यहाँ से भी 48 मिनट मात्रा ले रहे हैं कितनी मात्रा यहाँ से उतनी मात्रा यहाँ से और दोनों को मिला रहे हैं मिलाएंगे बच्चे 28 और 21 में 49 मिनट और 20 और 27 में 47 मिनट यानी मेरे नंबर जो मिश्रण बनाना है उसमें मिल्क वाटर का 49/47 49/47 है ना। देखिए चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं फिर सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये कहूं कि भाई बटन है ए उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है वो 2:1 ठीक है एक दूसरा बटन बी इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 मैं कहूंगा दोनों बटनों को हमने मिक्स किया दोनों मिश्रण को हमने मिक्स किया किस रेशियो में 1:1 यानी जितनी मात्रा यहाँ से ले रहे हो यहाँ से ले रहे हो फिर हमने एक नए बटन में मिला दिया तो आप मुझे ये बताइए नए बटन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपसे सवाल तो आप करना क्या आपने यहाँ क्वांटिटी लेंगे 2 3 मिनट यहाँ क्वांटिटी लेंगे 3 4 अब यहाँ इक्वल क्वांटिटी है तो इसको मिलाना इक्वल 3 4 कैसे 12 सोचो 12 बनाने के लिए किसे 4 इसे 3 इधर 3 से इधर 3 से इधर 4 से इधर 4 से इधर यानी पहले बटन में 8 मिनट है तो पानी है मेरे 4 दूसरे में 9 मिनट है तो पानी है 3 तो पहले में 27 मिनट है तो दूसरे में 4 और 3 7 तो मेरे बच्चों अगर हमने 1:1 में मिक्स करेंगे तो मिल्क वाटर का रेशियो 17/7 होगा मिल्क वाटर का रेशियो मेरे 17/7 होगा। देखिए भाई 3 बटन तीनों बटनों की कैपेसिटी 10 लीटर कहता 3 बटन तीनों की कैपेसिटी 10 लीटर 3 वैसे की जो पहले लीटर कैपेसिटी अब सवाल में करेंगे तीनों की कैपेसिटी 10 लीटर तो पहले बटन में मिल्क वाटर का रेशियो मेरे बच्चों वो है 2:1 दूसरे वाले में है 3:1 तीसरे वाले में 3:2 ये पहला बटन है ये दूसरा बटन है ये तीसरा बटन कहते तीनों ही बटनों की जो वॉल्यूम है कैपेसिटी उसी में सीमा पहले में 10 लीटर दूसरे में 10 लीटर तीसरे में 10 लीटर तो हम 10 लीटर यहाँ से ले रहे हैं 10 यहाँ से उठा के बटन में डाल रहे हैं तो ये कह सकते हैं 312 क्वांटिटी ले रहे हैं मतलब मेरे तीनों को मिक्स करना है किस रेशियो में 1:1 रेशियो यहाँ देखो 3 मिनट में यहाँ 3 और 4 मिनट में 3 और 5 मिनट में अब देखिए भाई हर जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे आपने लिख दिया तीनों ही क्वांटिटी क्या होनी चाहिए तो सेम करने के लिए 3 4 5 कैसे मिलते हैं 60 बहुत बढ़िया अब कहानी मेरे बच्चे ये है कि तीनों को हमने 1:1 रेशियो मिक्स किया तो 60 बनाने के लिए किससे बनाना है 20 से इधर 15 से और इसे 60 बनाने के लिए बनाना 12 से हो गया यहाँ पे जितनी क्वांटिटी उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उसने ये तो पता भी हर बटन की कैपेसिटी 10 लीटर और तीनों को भाग के नए बटन में डालना तीनों बटन इक्वल वॉल्यूम के डालना इक्वल वॉल्यूम तो 20 से इधर बना क्या 15 से इधर 12 से इधर तो पहले वाले बटन में दूध हो गया 40 मिनट पानी हो गया 20 मिनट दूसरे वाले में दूध हो गया 45 मिनट पानी हो गया 15 मिनट पहले वाले में दूध हो गया 36 मिनट और पानी हो गया 24 मिनट आपने कॉपी किया अब ध्यान देना टोटल दूध कितना जोड़ने 5 चेक करके 4 5 5 4 9 9 21 मिनट यहाँ देखेंगे 5 4 9 2 1 3 2 5 121 नंबर कौन सा इसका मतलब मेरे बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो होगा 120:59 120:59 देखिए बच्चे सवाल में 3 बटन है 3 ग्लास ऑफ इक्वल वॉल्यूम इस सब्जेक्ट को करना कहता 3 ग्लास तीनों ग्लास का वॉल्यूम इक्वल है समान आयतन वाले 3 ग्लास इस सब्जेक्ट को करना समान आयतन वाले 3 ग्लास तो ग्लास ए बी है सी कहता है कि इनमें एसिड वाटर का रेशियो है और 2:3 ये है 3:4 ये है 4:5 आपने ओके यहाँ जोड़ में 2 3 5 मिनट आया 3 और 4 7 मिनट आया 5 और 4 9 मिनट आया बिल्कुल ठीक है। अब सवाल है कि तीनों का वॉल्यूम सेम है तीनों का वॉल्यूम सेम है इसका मतलब ये कह रहा है तीनों को मिक्स करो किस रेशियो में 1:1 यानी तीनों को बराबर मात्रा में मिलाएं मेरे भाई इस बात को समझो यार इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है तीनों को बराबर बराबर मिलाना आइए कैसे मिलाते हैं 5 7 9 कैसे मिलते हैं तो भैया आया 5 7 35 35 9 आया ठीक है 5 9 7 5 समझ गए नहीं पहले नंबर तीनों मतलब को ऊपर तीनों को नहीं आता है इसमें 5 9 7 9 ये है मेरे पेज में अच्छा देखो 9 7 35 5 5 5 3 3 3 अब मेरे बिल्कुल अब मेरे नंबर को कहानी समझो कि इस नंबर को 315 बनाना है तो इसे मारना है इसे 5 से भाग दो तो 7 35 इस नंबर को 315 बनाना है किसे मारेंगे 45 मारेंगे और मेरे इस नंबर को 315 बनाना है तो किसे मारेंगे 5 35 इन नंबरों से मारना अब मेरा जो बिल्कुल अब इधर 35 कितनी 35 124 35 ये 169 बहुत बढ़िया जानता 45 45 135 45 180 बहुत बढ़िया शानदार 35 4 20 12 140
और 35 5 कितना हो गया 175 और इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 4 5 11 1 2 1 3 3 3 6 4 4 10 की जोड़ 1 1 1 2 और 3 और 4 4 देखो 4 है तो आइए तो ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर होगा अलग कैलकुलेट नहीं करना ये पहले वाले से करना है बोलो हां ना कितने बचे कमेंट चलिए भाई अगर आज हम बात करेंगे दोनों बर्तनों को 5 बाद 2 के अनुपात में मिलाना हो यानी किसी रेशियो को किसी वाली जोड़ने किसी डिफरेंट रेशियो में मिलाना हो कैसे मिलेगा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो यार क्या मान लो सर मैं मान लो भाई मैं आपको कहता हूं 5 और 7 को किससे गुणा करूं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं किससे मल्टीप्लाई करूं ये मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू निकल के आए यहां जो वैल्यू निकल के आए मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां जो वैल्यू निकल के आए फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछ है मैं क्या सवाल मैं कहता हूं 5 को किससे गुणा करूं 7 को किससे गुणा करें अलग अलग कोई नंबर ले सकते हैं आप ताकि जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आए उसका रेशियो पूछ है आराम से 10 सेकंड सोचो खुद सोचो किससे गुणा करें रेशियो पूछ है तो जब आप दिमाग दौड़ाओगे तब आप एक चीज पाओगे क्या इससे ये दिमाग इसे पहले 7 से गुणा करो इसे 5 ध्यान दोगे तो ये होगा 35 और ये भी होगा 35 बराबर आ गया 1 अब सर जिस रेशियो में आता है उसे गुणा करो इसे 2 से गुणा करो यानी इधर 2 से गुणा करोगे इधर 3 से गुणा करोगे देखो 5 की 7 105 और यहां 7 2 7 105 और जब आप इसका रेशियो निकालेंगे 35 35 आंसर आएगा क्या समझिए कोशिश में मैं आपको ये बताने की कोशिश की है बाबू कि किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी नंबर को आप किसी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे 1 जोड़ने के लिए फिर जिसमें आता है उससे गुणा करिए सिंपल अब सवाल करते हैं देखिए चलिए क्या दो बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात दो बर्तन ए और बी इनमें भी जो मेरे को वर्क का रेशियो है वो 4:5 और 5:1 और सवाल में हमसे कह रहा है मैंने मिक्स करिए इस रेशियो में 5 अनुपात 2 कहता है दोनों को मिक्स करिए इस रेशियो में 5:2 5 अनुपात 2 के अनुपात में मेरे सवाल में करेंगे अगर मेरे 5:2 के रेशियो में पहले सबसे पहले क्या करो 1:1 5 4 9 5 6 1:1 करने के लिए किससे करना होगा सर नोट चेक मैं 18 तो 9 2 18 2 से और 6 18 ओके अब जिस रेशियो में 4 उस रेशियो से बना दो तो 5 2 से 4 5 से बना दो 2 से पहले इतनी बात समझिए फिर आगे जाएंगे अब अपन 10 गुणा करोगे 40 और यहाँ 50 तीनों कैसे करेंगे तो या मेरे 5 तो तीनों कैसे करेंगे 6 और यहाँ 6 यहाँ 30 तो मेरे 40 यहाँ 30 मिलकर 70 यहाँ पे 50 यहाँ 56 तो होगा 56 तो 14 70 तो 56 यानी मेरे रेशियो जो है वो 5 होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर मेरे भाइयों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर आइए भाई अब मैं बात कर रहा हूँ अगले स्टेप पे और वो ये क्या कुछ रोज कर काट लो क्योंकि अल्टीमेटली दो देखो होता क्या है कि दो यहाँ पे मौजूद होगा नंबर और ये यहाँ पे मौजूद होगा नंबर जोड़ोगे यहाँ पे 2 मल्टीपल होगा यहाँ पे 2 मल्टीपल होगा तो रेशियो चाहिए रेशियो निकालते कर बेटा ये अगर इसमें अब भाई जा रहा है अगर इसमें इसमें कर सकता है आपसे पहले ही काट लिया है आपने ऐसा 2 कर दिया यानी 5 से 5 25 और 5 20 यहाँ 3 से 3 3 20 15 35 और मेरे 25 28 7 35 7 25 पता है 5 50 यानी 5:4 रेशियो में मिक्स किया बहुत सारे सवाल हैं देखिए भाई हेलो ये 20 मेटल एक्स एंड वाई इनका रेशियो डिस्टेंस कहता है दो है एक है बी कहते हैं इसका मेटल एक्स और वाई इनका रेशियो पहले वाले में 5:2 है और दूसरे वाले में रेशियो है 3:4 3 4 कहते हैं इन दोनों को मिलाया गया किस रेशियो में मिक्स किया गया कहते हैं दोनों को मिक्स करना है 4:5 कहते हैं नया एल्गोरिथम बनाया गया सी जो एओडी दोनों को मिक्स करके बनाया गया और इन्हें जो मिक्स करना है वो 4:5 रेशियो मिक्स तो ये सबसे पहले इक्वल करते हैं 5 2 7 4 3 7 मजा ही आ गया यहाँ दोनों इक्वल है ऑलरेडी तो भैया जिस रेशियो में चाहे उसको तो 4 5 5 4 4 चाहिए नहीं आप ओके 4 4 4 8 4 20 5 20 5 15 तो मेरे नंबर 20 35 और 20 और 28 7 7 35 5 5 अब कह रहा है कि ये मिक्स धातु सी तो दिया हुआ उसमें x जो है वो उसी में कितना परसेंट मिक्स धातु सी में x का प्रतिशत मान जाता है तो जो नहीं मिक्स धातु दिया हुआ कितने 5 4 मान लीजिए और इस 9 में x क्या है तो आप नहीं 5 है कितना परसेंट है यानी 9 में x 5 100 कितना 1 होगा 11 1 होगा 5 होगा 55 सही 5 होगा ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर मेरे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर देखिए इस सवाल में क्या है कि सेम ही चीज है थोड़ा सा घुमा के देखिए सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 पार्ट जिंक है कहता है एक मेटल 2 किलोग्राम है इस 2 किलोग्राम मेटल में जिंक जो है वो 1/3 है यानी पूरी मेटल का वेट 3 है मेरे जिंक है 1 जे जेड हो गया जेड आई एन सी जिंक है 1 तो कॉपर कितना हो गया तो कॉपर सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम मेटल विच 1/3 जिंक एंड कॉपर तो जिंक कॉपर का रेशियो दिया हां जी ये मेटल पहले बहुत अब बात करते हैं दूसरी मेटल में कह रहा है दूसरी मेटल वो है 3 किलोग्राम की और जो 3 किलोग्राम की मेटल में 1/4 जिंक का रेशियो होता है अरे 1/4 है मतलब 4 टोटल वेट मेटल उसमें से एक है जिंक तो बाकी 3 है कॉपर बिल्कुल ठीक है आपकी बात समझ में क्या दोनों को मिला दिया तो मेरे हमने कह मिक्स करना पहली वाली मेटल कितना लिया 2 दूसरी वाली मेटल कितना लिया 3 इसका मतलब देसी भाषा में कहते हैं हमने मिलाया है 2 3 हमने मिलाया मेरे नंबर 2 रेशियो जब 2 मिलाएंगे तो यहां 1 2 3 में यहां 1 3 4 बिल्कुल ठीक है तो अगर हमने 2 रेशियो मिक्स कर रहे हैं तो भैया क्या करो इधर 2 से बना दीजिए 3 से बना दीजिए सब पहले करना होगा 1 रेशियो में तो भैया 3 और 4 से 12 12 से 4 से 4 ये तो हो गया रेशियो अब हम रेशियो चाहे 2 तो 2 से तो हम कुछ नहीं 3 से 9 से 27 9 या 4 8 से 8 16 8 9 तो भैया पहले वाले में 8 में 17 ऑप्शन ए का आंसर या 16 27 43 पहले से ही कैलकुलेशन क्लियर होगी क्या आंसर होगा ए ऑप्शन 17 अनुपात 43 ब्रिलियंट कहते हैं कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो देखिए सवाल बहुत क्या है is used in the ratio this if in upper half blue yellow ratio is 2:3 then in lower half देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल ये कह रहा है कि भैया पिक्चर लेट्स से दिस इज द पिक्चर ये मेरा पिक्चर पिक्चर में कहेंगे कलर पिक्चर ब्लू एंड येलो क्या दो कलर यूज करेंगे हमने ब्लू कलर यूज किया येलो कलर यूज किया ब्लू एंड येलो कलर यूज इन द रेशियो 4:3 यानी ब्लू कलर ज्यादा होगा और येलो कलर कम है सवाल में वही कह रहा है कि भैया ब्लू कलर ज्यादा है और येलो कलर कम कोई पिक्चर 4 में 3 ठीक है अब अगले में कह रहा है अपर हाफ कहते हैं पिक्चर को दो हिस्सों में बांट दें तो ऊपर वाले भाग में ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है और येलो पार्ट ज्यादा होगा तो कहते हैं नीचे वाले में क्या रेशियो होगा आपस में बड़े ध्यान से मेरे पास मान लीजिए ये पिक्चर है इस पिक्चर के दो टुकड़े हमने कर दिया ये मेरे कर दिया अब कहते हैं दो कलर पूरी पिक्चर में अगर ब्लू का पार्ट 4 है तो येलो का पार्ट 3 है जबकि अपर हाफ में ब्लू कम है येलो कम ज्यादा ठीक है ब्लू कम है येलो ज्यादा मेरे ब्लू कम है येलो ज्यादा तो कोई पिक्चर ऐसी मान लीजिए समझा रहा हूं मैं तो है ना देखो भाई ये है लैंग्वेज का और सवाल है जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का ये होगा मेरे येलो कलर और ये ब्लू कलर ये होगा ब्लू कलर ऐसे कोई पिक्चर नहीं होगी ऐसे मेरे पिक्चर नहीं सवाल में खुद ही कह रहा है कि पिक्चर नहीं है इस पिक्चर में खास बात क्या है पूरी पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर का रेशियो 4 4 यानी पूरी बड़ी पिक्चर में 4 यूनिट ब्लू कलर है 3 यूनिट येलो कलर जबकि जो अपर हाफ है अपर हाफ पूरे में से आधा ऊपर ऐसा इसमें ब्लू कलर 2 है येलो कलर 3 ऐसा यानी ब्लू कलर 2 है येलो कलर 3 ऐसा तो नीचे वाले में ब्लू येलो का रेशियो क्या होगा थोड़ा सा उल्टा बना दिया क्योंकि उल्टा बना दिया क्योंकि मुझे ऊपर वाले में ब्लू चाहिए तो ये बना ब्लू और येलो होगा काफी होगा तो ऊपर वाले भाग में ब्लू इस येलो का रेशियो है वो 2 अनुपात 3 जबकि पूरी पिक्चर में जो ब्लू येलो का रेशियो है वो है कितना 4 अनुपात 3 आराम से 10 12 15 सेकंड के सवाल करिए उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी
पहले सवाल को फिर मैं आगे बताऊंगा। अगर आप समझ रहे हैं तो भैया दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक तो फुल पिक्चर, फुल फोटो, और एक अपर पार्ट। अपर पार्ट एक मेरे लोअर पार्ट, एक लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो सवाल में कह रहा है पूरी फोटो के अंदर ब्लू और येलो जो है, ब्लू जो है 4 यूनिट है तो येलो कलर 3 यूनिट, यानी पूरी फोटो में ब्लू येलो कलर का रेशियो है, जबकि अपर पार्ट में ब्लू येलो कलर का रेशियो 2:3। तो कह रहा है लोअर पार्ट में ब्लू येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा सवाल। ब्लू येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे को चीजें हटा रहा हूं समझाने के लिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे बच्चे, देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो चीज लेवल का क्वेश्चन है आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चे बात है, अगर टोटल पूरी इस पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है समझने के लिए, अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है मेरे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 किलो कलर यूज हुआ होगा। भाई 5 किलो में ऐसा होगा कि येलो ज्यादा हो रहा होगा, ब्लू कम यूज होगा, है ना? आप ये बात समझते हैं। यानी पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है तो उसमें से 5 किलो कलर यूज हुआ है ऊपर वाले में और बाकी बचा 5 किलो यूज हुआ है नीचे वाले में। अब जो 5 किलो ऊपर यूज हुआ है उसमें समझो कि ब्लू कम है, येलो ज्यादा, नीचे ब्लू ज्यादा होगा, येलो कम। ये 10 और 5 किलो नहीं, इसे समझाने के लिए कि पूरी फोटो में जितना कलर की क्वांटिटी लगी होगी, अपर पार्ट में आधी क्वांटिटी लगी होगी, नीचे वाले में आधी क्वांटिटी लगी होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं ना कि भाई अपर पार्ट लोअर पार्ट पार्ट और फुल फोटो, अगर बात करें ना तो अपर पार्ट में 1 यूनिट पेंट लगा है तो नीचे वाले पार्ट में 1 यूनिट पेंट लगा है और टोटल में पेंट लगा है मेरे जो वो 2 यूनिट पेंट लगा है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यार पूरी फोटो में 2 यूनिट पेंट लगा है, उसमें अपर पार्ट में 1 लगा है, लोअर पार्ट में 1 लगा है। अब हमें जो रेशियो दिया है वो फुल फोटो का अपर पार्ट लगा है। इसका मतलब हमें फुल फोटो और अपर पार्ट को मिक्स करना है ना, फुल फोटो अपर पार्ट को मिक्स करना है, वो 2:1 रेशियो में करना है। फुल फोटो का पेंट का जो क्वांटिटी होगी 2 तो अपर पार्ट में पेंट की क्वांटिटी 1 है। यहां क्वांटिटी देखें 4 3 7, यहां क्वांटिटी देखें 3 2 5 में। अब ध्यान दें, पहले हमने 2 लगाया इक्वल टू 5 से बना दो 2 से 7 से कर देंगे। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है उस रेशियो से भाग से बना देते हैं। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं 2:1 रेशियो में 2 से बना दो 2 कर दिया। तो यहां 7 के हम 7 से करोगे तो 7 के 21 आएगा और 7 दूनी 14 आएगा। यहां 5 दूनी 10 से किया तो ये 30 आएगा और ये 10 तो 40 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 5 दूनी 10 7 70। अगर 70 किलो पेंट यूज हुआ था पूरी फोटो बनाने में, ध्यान से समझना। पहला सवाल देखना समझो, 10 फोटो कौन सा समझो उसका नहीं। अगर पूरी फोटो बनाने में 70 किलो पेंट यूज हुआ, पूरी फोटो बनाने में 70 किलो पेंट यूज हुआ है तो उसमें से 40 किलो पेंट तो ब्लू कलर का यूज हुआ, 30 किलो पेंट येलो कलर का। जबकि अपर पार्ट में कितना 7 35 तो ऊपर वाले हिस्से में 35 किलो पेंट इस्तेमाल किया है तो 35 किलो पेंट में ऊपर वाले में 35 किलो पेंट यूज किया, उसमें से 14 किलो ब्लू कलर और 21 किलो येलो कलर। तो मेरे टोटल 40 किलो ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ, उसमें से 14 किलो अपर पार्ट में बचा कितना? 26 किलो लोअर पार्ट। पूरी फोटो में 30 किलो येलो कलर पेंट यूज हुआ, 21 किलो ऊपर वाले में यूज हुआ, बचा कितना? चलो तो नीचे वाले में येलो कलर 9। तो नीचे वाले पार्ट में ब्लू येलो कलर का रेशियो मेरे 26 अनुपात 9 होगा, मेरा सही है। 26 अनुपात 9 होगा ब्लू येलो कलर का रेशियो, दैट इज आंसर। वैसे मेरे बच्चे बात समझ सकते थे कि नीचे वाले में नेचुरल है ब्लू ही ज्यादा था और येलो कम, तो ब्लू यहां पे कम है, यहां पे कम है, यहां पे कम। तो ऑप्शन से ट्रिक वाइज जाते तो केवल ऑप्शन ए ही आपको सिलेक्ट कर देता। अब इसी तरह के और सवाल करिए भाई। आप पढ़ते हैं और मेरे भाई सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। कहता है पूरी पृथ्वी पर लैंड इज टू वाटर का रेशियो, पूरी अर्थ पे लैंड इज टू वाटर का रेशियो है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज 1:2। यानी सवाल में कह रहा है पूरी पृथ्वी पे अगर भूमि 1 है तो पानी का भाग दो, भूमि 1 में तो पानी का भाग दो, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी पे भूमि का भाग कम है और पानी का भाग ज्यादा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 2 अनुपात 3 ऐसे मैंने किया। अब मेरे पूरी पृथ्वी पे दो चीजें, एक चीज तो है पानी, पानी ज्यादा है गैलेक्सी पानी, और एक हिस्सा मेरे भूमि का ग्रे कलर में या इस कलर में मैंने शो कर दिया है। तो पूरी पृथ्वी पे पानी है और भूमि, सवाल में कह रहा है पानी का पार्ट ज्यादा है और भूमि का पार्ट में नीला नीला जो है पानी है, भूमि का भाग एक। जबकि कह रहा है उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो 2:3। ये मेरे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी को अगर दो हिस्सों में बांट दी बीचों बीच, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। आपका ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर, बहुत अच्छी। अब तो कह रहा है बताओ कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में तो हुआ उत्तर पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। पहले आप इतनी बात पढ़िए, सवाल को इमेजिन करिए, फिर मैं सवाल को डिटेल में लेने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ समझाने की कोशिश कीजिए सवाल क्या है, एक बार कोशिश करिए। आइए बाबू। हां अब मेरे एक बात समझते होंगे कि जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा उत्तरी गोलार्ध का उतना ही एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट होगा। एरिया का मतलब टोटल है जिसमें पानी भी है और धरती भी है, भूमि और पानी दोनों है, भूमि पानी दोनों। तो मेरे जितना एरिया नॉर्दर्न में होगा उतना साउदर्न में। भाई लाइन जो बीच बीच में समुद्र का कहते हैं, ये तो पूरा एरिया में पड़ती है। तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया है वो कितना होगा, तो ये कितना होगा। तो मेरे बच्चे पूरी अर्थ का जो एरिया है अगर वो 2 यूनिट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा 1 यूनिट। ये है मेरे जो एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। जबकि यहां मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी पृथ्वी में लैंड 1 यूनिट है तो पानी 2, तो पूरी पृथ्वी का एरिया 3 यूनिट। यहां मैं कह रहा हूं कि नॉर्दर्न में भूमि 2 है, पानी 3, तो पूरी पृथ्वी का एरिया 5 यूनिट। अब मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं भूमि का एरिया पूरी पृथ्वी का एरिया पूरा एरिया नॉर्दर्न का, एक्चुअल में होगा ये अर्थ का डबल होगा, नॉर्दर्न का 1 2 पानी होगा। तो किसी भी अनुपात में बांटने से पहले क्या करेंगे इक्वल, पीछे 5 से बना देंगे, इधर मेरे बच्चे 3 से, तो ये होगा मेरे बच्चे इक्वल 1:2। अब किस रेशियो में चाहे 2:2 से। यहां 3 से करेंगे तो 3 9 आया, 3 नीचे है। यहां 5 10 से बना रहे हैं तो 10 20 आया और 10 10 है। इसका मतलब ये हुआ भाई पूरी पृथ्वी पे 10 यूनिट भूमि है तो उसमें से 6 यूनिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बचे 4 यूनिट साउदर्न में। पूरी पृथ्वी पे 20 यूनिट पानी है तो उसमें से 9 यूनिट पानी हुआ, पानी सॉरी 20 यूनिट पानी पूरी पृथ्वी में तो उसमें से 9 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो बचा 11 यूनिट होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में 4 यूनिट होगा, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो होगा मेरे 4 अनुपात 11 होगा। यही मेरा सवाल सही जवाब। आराम से समझो, फिर आगे बात करें। देखिए मेरे सवाल में कह रहा हूं होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर, कहता है पूरी पृथ्वी पे लैंड टू वाटर का रेशियो है दैट इज 3:5, व्हाइल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेशियो लैंड टू वाटर इज 7:9, कहता है ये रेशियो 7:9। हम सीधी बात समझेंगे भाई, पूरी अर्थ का जो एरिया होगा वो 2 यूनिट होगा ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट होगा, इतनी बात समझेंगे। हमने इनको मिक्स करना है 5 इतना 2:1 रेशियो में। तो यहां क्वांटिटी 3 और 5 8 है, यहां 9 7 16 है। पहले इक्वल करने के लिए किससे बना करोगे 2 से, इसे 1 से। अब हम किस रेशियो में लेना है 2:1 में, यहां 2 4 5 20 4 3 12 1 से करोगे क्योंकि 1 का 1 को 7 से 7 और 1 को 9 से 9, 12 में 7 5 और 20 में 9 11। मतलब मेरे साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड टू वाटर का रेशियो 5:11, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 5:11 है। देखिए बच्चे ये सवाल जो आपने पढ़ा है ना उससे भी एक कदम ऊपर का क्वेश्चन है, यानी यहां एक स्टेप कैलकुलेशन का ऊपर है। पहले सवाल को समझाओ क्या किया जाता है। सवाल में कह रहा हूं होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2, पूरी पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात यानी लैंड इज टू वाटर का रेशियो पूरी पृथ्वी पे 1:2 होल अर्थ पे आप ठीक है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में लैंड टू वाटर का रेशियो 2:7 2:7 2 3 7 और हम ये बात जानते हैं कि पूरी अर्थ का एरिया 2 यूनिट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया होगा 1, यानी मिक्स करना है 2:1 है। नीचे पढ़ो बस यहां तक पढ़ो, इस आगे इतना बस यहां। तो मैं आपसे कहूंगा साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड टू वाटर का रेशियो क्या होगा। तो मेरे किसी रेशियो में कन्वर्ट करना पहले इक्वल करते हैं, 3 से करेंगे 6 से होगा इक्वल। अब जिस रेशियो में चाहो तो कुछ 2 से बना 1 से, तो 3 नीचे 12 6 कम 6 1 में 1 से बना तो 2 आएगा और यहां 7। तो मेरे पूरी पृथ्वी पर 6 किलोमीटर भूमि है तो उसमें से 2 किलोमीटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो साउदर्न में 4, पूरी पृथ्वी पर 12 गिलास पानी तो उसमें 7 गिलास पानी साउदर्न 9 हमारे नॉर्दर्न में, साउदर्न में कितना 5। अब पहले इतनी बात पढ़िए फिर आगे। इतनी बात से पहले पढ़ा कि सर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है
उसमें मेरे पेरेंट्स लैंड टू वाटर का रेशियो 4:5 आपने कहा पहले एक स्टेप कैलकुलेट किया। अब इस आगे की बात करें, कहता दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र, कहता साउदर्न हेमिस्फीयर का हाफ कर दिया, तो साउदर्न हेमिस्फीयर के फर्स्ट हाफ में कहता लैंड टू वाटर का रेशियो 3:2, तो कहता जो सेकंड हाफ बच गया उसमें लैंड टू वाटर का रेशियो क्या होगा, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। अब कहता है इसका आधा कर दें, तो पहले वाले आदमी ये चीज है तो दूसरे वाले आदमी क्या चीज होगी पूछा, तो मेरे बाबू हमें पता है कि भैया साउदर्न हेमिस्फीयर के अगर 2 यूनिट होगा तो उसके हाफ का फर्स्ट हाफ का एरिया हो जाएगा 1, यानी आपने मिलाना है दोनों का 1 में, तो 4 और 5 9 3 और 2 5 बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट। आइए पहले वाली स्टोरी में 5 से करना है, अब किस रेशियो की 2 में 2 से डायरेक्ट, तो मैं 9 9 18 9 27, यहां मेरे 5 10 10 50 और 10 40, तो 40 27 का भूमि और 50 में से 18 गया तो 32 मिनट पाए, यानी मैं कहता हूं साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड टू वाटर का रेशियो 13:32, 13:32 मेरे ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे जो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए ये है तो मिसिंग आइए, मिसिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, यहाँ सवाल थोड़ा डाटा उसमें बताओ। पहले लाइन में क्या एक एलोन है ए और ये जो है 60 किलोग्राम का, एक दूसरा एलो है जो बी है वो 100 किलोग्राम का, कहता जो एलो ए है उसमें लेड और टिन का रेशियो 3:2 है, जबकि जो एलो बी है उसमें टिन और कॉपर है, टिन और कॉपर का रेशियो है दैट इज 1:4। बहुत शानदार। आओ जी अब जरा नजर करिए क्या भाई 60 को अगर 3 और 2 में बांटो तो 3 और 2 5 5 12 60 तो 36 वाला लेड और 24 आएगा, बिल्कुल यानी 24 किलोग्राम 36 किलोग्राम में चलेगा, जबकि 100 को 1 4 बांटेंगे तो 4 5 5 20 तो 1 यूनिट का 20 तो ये आएगा 20 किलो और ये आएगा मेरा 80 किलो। अब सवाल में कह रहा है दोनों को हमने मिला दिया, तो मिलाया तो नहीं मिल सकता, तो बनी यानी इसको इसको मिला दिया, तो मिलाने पे तीन चीजें के लेड टिन और कॉपर, अब ये लेड कितना है 36 किलो, कॉपर कितना है 80 किलो और टिन कितना है 24 किलो, यहां 20 किलो है 44 किलो, और ये आपसे पूछा हुआ है कि नहीं मिल सकता तो बनी उसके अंदर मेरे टिन कितना होगा, आंसर 44 किलो। अब मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं एज, देखिए एज पर जो चैप्टर है वो भी है तो रेशियो की ही तरह है, रेशियो वाला ही पार्ट है ना, एज जो चैप्टर है उसमें भी रेशियो के ही सवाल होते हैं, तो बहुत छोटे-छोटे टाइप में समझा। पहला सवाल कहता है कि फातिमा और अहमद दोनों की एज का रेशियो 3:8, फातिमा और हमीद दोनों की एज का रेशियो 3:8 और कहता है उनकी प्रेजेंट एज का समय 44, तो भैया टोटल 3 और 8 में 11 मिनट, 11 मिनट मेरे 44 साल है तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 4 साल, तो कहते दोनों की एज का डिफरेंस 5 मिनट, तो 1 मिनट 4 साल तो 5 मिनट होगा 20 साल। तो मेरे बाबू अब ये हुआ कि दोनों की उम्र का अंतर होगा 20 साल का, दोनों की उम्र का अंतर होगा कितना साल होगा 20 साल। सेकंड में कहता है रेशियो ऑफ द फादर इज टू हिज सन इज 7:3, कहते पिता और पुत्र फादर और सन इनकी एज का रेशियो 7:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जब आप इनका रेशियो का प्रोडक्ट करते हो ना तो लेट्स से 7x 3x, जब इनका प्रोडक्ट करोगे 7x 3x तो ये हो जाएगा 21x स्क्वायर, समझ रहे हो 7 गुना 3 गुना x into x स्क्वायर, तो आप इसे लेकर 3 कहना 7 21 यूनिट 7 वो 21 यूनिट्स पे हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 756 को 7 से काटेंगे 7 7 56 3 से काटोगे 36, तो x की वैल्यू है, इसका मतलब एक्चुअल में उसके फादर की एज 42 साल है तो उसके सन की एज 18 साल, अब क्या 6 साल बाद उनकी एज रेशियो 42 से 48 साल और 18 से 24 साल, इनपुट की आयु 24 साल है और उसके पिता की आयु 48 साल है ना, कहता है सॉरी अब इनकी एज रेशियो 24 24 24 48 तो और यही आपसे सवाल पूछा है कि भैया 6 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या हो। आइए बाबू सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड लता इज 5:6, कहता है आशा और लता की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:5 है, बहुत बढ़िया। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज इज 6 है, कहता है उनकी उम्र का अनुपात 6 साल है। अच्छा एक बात बताना, आपके और आपके फादर साहब की उम्र का डिफरेंस 20 साल है तो वो हमेशा ही 20 साल रहेगा, अगर मेरी और आपकी उम्र का अंतर 5 साल है तो हमेशा ही 5 साल है, तो कहता है आशा और लता इनकी एज का डिफरेंस 5 और 6 में डिफरेंस कितना है 1 मिनट, वो देता है 6 साल 6 ईयर, तो इसका मतलब इसकी करंट एज होगी 36 और इसकी करंट एज होगी 30 बिल्कुल। अब तो कहता है 5 साल बाद, तो ये 5 साल बाद ये हो जाएगा 35 और ये 5 साल बाद हो जाएगा 41, तो कहता है 5 साल बाद लता की उम्र होगी, लता की उम्र होगी 41 साल। देखना मेरे बच्चे 1 जनवरी 2015 को अमित और सोना की उम्र का जो 61 वर्ष, अमित ए और एस की जो है 61 साल, ऐसा मैंने सवाल किया कह रहा है अमित जो है वो स्वर्ण से 3 साल छोटा है, यानी मैं अगर स्वर्ण की एज में एस मान लूं तो अमित की स्वर्ण से 3 साल छोटी, ये बात सवाल नहीं का, और दोनों का एज का टोटल 61 तो दोनों का एस वर्सेस 61 कितना है 64, तो इसकी वैल्यू निकलेगा 32, यानी स्वर्ण की 32 साल है तो 32 दिन आशा की 32 साल। 1 जनवरी 2010 को स्वर्ण की उम्र कितनी थी, तो मेरे ये जो एज है ये 1 जनवरी 2015 की, हम बात करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2010 कितने साल पीछे चले गए 5 साल पीछे चले गए, कैसे 1 जनवरी 2010 1 जनवरी 2011 12 13 14 और 1 जनवरी 2015 यानी 5 साल, तो 5 साल पीछे क्यों 5 साल पीछे होगा 24 साल और ये 5 साल पीछे होगा मेरे 27 साल, यानी स्वर्ण 27 की होगी मेरे 5 साल पीछे, अब स्वर्ण की उम्र क्या तो 27 साल, स्वर्ण की उम्र मेरे 27 साल भाई पीछे जा रहे हैं एज चले जाएंगे आगे जा रहे हैं एज दोनों के एक साल दूसरे पीछे जाते हैं, एक दूसरे का रेशियो में बता रहा हूं दूसरा बता एवरेज में वो सब वो एवरेज में कहता है मां ने अपने बेटे से कहा कि मदर टोल्ड सन आई वाज ऑफ योर करंट एज व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र का की थी। एक मां ने अपने बेटे को कहा, एक मां ने अपने बेटे को कहा, एक मदर ने अपने सन को कहा कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो उस समय में उतनी ही उम्र की थी जितनी आज तुम्हारी उम्र है, तो अगर तुम 10 साल के हो तो तुम पैदा हुए तब भी 10 साल की, ऐसा कहना है आगे आता है। इफ द सन वाज 16 ईयर इफ द सन वाज 16 5 ईयर्स, कहता है 5 साल पहले बेटे की उम्र 16 साल थी, तो 5 साल पहले की 16 साल तो आज कितनी होगी 5 साल ज्यादा 21 साल, मतलब सन की उम्र आज 21 साल, बेटे की उम्र आज 21 साल, आपने कहा ओके बेटे की करंट एज यानी आज की जो उम्र है वो 21 साल आपने कहा। और उसकी मां कहती है जब तेरा जन्म हुआ तो जन्म कब हुआ आज से 21 साल पहले, तो आज से 21 साल पहले, आज से 21 साल पहले 21 साल पहले भैया बेटा 21 साल का है तो 21 साल पहले जन्म हुआ, तो 21 साल पहले जन्म हुआ तो मैं उतनी ही उम्र की थी जितनी आज 21 साल पहले 21 साल की, यानी जब इस बच्चे का जन्म हुआ तब इसकी मां 21 साल की, क्या मां की आज उम्र बताओ, तो भैया 21 साल की तो उस समय थी, अब 21 साल और लगे 21 और 21 कितने हो गए, यानी आज की होगी 42 साल की होगी। बहुत बेसिक लॉजिक क्वेश्चन है, आराम से बस रीड करो करना चाहिए। कहते हैं ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात, ज्ञानेंद्र जी और अरविंद की एज रेशियो 6:5 और कहते हैं कि टोटल एज का 6 11 मिनट 55 साल है, 11 मिनट 55 है तो 1 मिनट की वैल्यू 5 5 30 साल 5 25 साल, कहते हैं उनकी आयु का 55 वर्ष, तो अब से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5 से 7 साल बाद 37 हो गया और 25 और 7 32, तो इस रेशियो 37 32 ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया ऑप्शन ए। देखिए मेरे सवाल में क्या है, ए वुमन इज 28 इयर्स ओल्डर देन हर, एक महिला अपने पुरुष से 28 वर्ष बड़ी है, यानी ये महिला की मां उसकी हो गई उसका बेटा होगा, तो अगर मैं सन की एज आज एस ले लूं तो उसकी मां की जो एज है वो सन से 28 साल बड़ी है, सिर्फ इतनी बात होगा ए वुमन इज 28 इयर्स ओल्डर देन हर, उसके बेटे से 28 साल बड़ी उम्र में, पहले इतनी बात पढ़ें फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सवाल में कह रहा है 3 वर्ष में उसकी आयु इन 3 ईयर हर एज कहता है 3 साल में इसकी आयु हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ पर्सन, कहता है 3 साल बाद इसकी आयु 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी s + 31 और 3 साल बाद इसकी बेटी की उम्र क्या होगी s + 3, तो कहता है इसकी उम्र इसकी बेटी की उम्र 3 गुना होगी, नहीं ट्वाइस 2 गुना होगी, कैलकुलेट करते हैं s + 32 2s 3 नीचे तो मेरे s की वैल्यू 25 आएगी, यानी सच बात ये है कि पुत्र की उम्र 25 साल होगी और उसकी मदर की उम्र 25 साल 25 साल पुत्र की आयु होगी और माता की आयु होगी 53 साल, ये मेरा सवाल का आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है x y से 5 साल बड़ा है, जो x है वो y से 5 साल बड़ा है, y की उम्र y साल है तो x की उम्र y + 5 है, ठीक है। कहता है x और y की वर्तमान आयु 33 साल, कहता है करंट एज का समय 33 है 33 साल, तो मेरे y 5 हो जाएगा -28 तो y की वैल्यू आएगी 14, यानी y की उम्र 14 साल होगी तो x की उम्र 14 5 19 साल होगी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है y की उम्र 7 साल बाद क्या होगी, तो भैया 14 साल का 7 साल बाद क्या हो जाएगा 14 21 साल का, तो कहता है 7 साल के बाद y जो है वो 21 साल का होगा, कितने साल में 21 साल
देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर 36 एंड 50 ईयर, कहता दो व्यक्ति वर्तमान आयु 36 साल और 50 साल है। n वर्षों के बाद उनकी एज का रेशियो 30 हो जाएगा। तो पहले वाले की उम्र 36 साल, n साल बाद की उम्र दूसरे वाले की उम्र 50 साल, n साल के बाद की उम्र कैलकुलेट और कहता है n सालों के बाद इनकी एज का रेशियो है 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकालें। या फिर बेटर तरीका क्या है कि 36 और 50 में ऑप्शन से जोड़ दो। देखो 50 में 3 जोड़ोगे किसी से भी नहीं कटेगा, तो आंसर होगा 4 जोड़ें 40 आया, ये जोड़ना है। अब आप जानते हैं ये 3 से कटेगा नहीं, मुझे यहाँ 3 का मल्टीपल तो ये भी गलत है। 7 लेते हैं 36 और 7 45, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये गलत है। अब आते हैं 6 36 42 56, इसका रेशियो लोगे तो 42 तो 56 आंसर डी इज करेक्ट आंसर। डी मेरे करेक्ट आंसर। थोड़े टाइम के बाद एक और चीज सिखाऊंगा, अभी देखना मानिए। कहता है मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। मीनू की एज 38 साल और उसकी डॉटर की जो एज है वो 8 साल। कहता है कितने सालों बाद इनकी एज डबल हो जाएगी। तो डिटेल में मान लेते हैं x साल बाद हो जाएगी 38 और ये x साल बाद कितनी हो जाएगी 8 या 8 8 लिखा हुआ है। तो मान लिया हमने कि x साल के बाद इसकी जो उम्र है डबल हो जाएगी 22। सो लेंगे फ्लेक्सिबल निकाल दें, है ना। दूसरा तरीका हम ऑप्शन से वैल्यू रखें और उठाएं, तो सिंपल ऑप्शन से वैल्यू करेंगे तो 8 2 16 38 में से 16 काट दिया 22 बन जाएगा 22। तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हां जी, आज का सेशन मेरे पे यहीं तक था, बाकी कल मिलेंगे। आप सभी से थैंक यू।